हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है संक्षेपण। क्या नाम है? संक्षेपण। संक्षेपण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संक्षेप करके लिखना है। इसके बारे में लिखना है, संक्षेप करके बारे में लिखना है। यदि हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। इसमें कि हम बहुत सारे टॉपिक कवर भी करा चुके हैं, कारक, समास वगैरह ये सब। ठीक ना? तो आज की क्लास में जो हम लोग समझेंगे वो है संक्षेपण। आइए समझते हैं। यदि हम संक्षेपण की बात करें तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या-क्या चीजें हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो फर्स्ट समझना है कि परिभाषा। आखिर संक्षेपण से क्या तात्पर्य है? संक्षेपण किसे कहते हैं? ठीक है? जब परिभाषा को समझ लेते हैं तो अगला मेरा कदम होता है प्रकार की ओर। आखिर संक्षेपण कितने प्रकार के होते हैं? जब प्रकार हम जान लेते हैं तो थोड़े और मन में उत्सुकता बढ़ती है। फिर समझ हम लोग इसके क्या समझेंगे? नियम। आखिर संक्षेपण लिखने के कौन-कौन से नियम होते हैं? इतना जानने के बाद आखिरी में आता है कि संक्षेपण की क्या विशेषताएं होती है। लास्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि संक्षेपण की क्या विशेषताएं हैं। तो इस संक्षेपण को यदि हम टोटल यहाँ पे परिभाषित करें तो कितने तरीके से हम लोग को पढ़ना है? तो 4 तरीके से। पहला परिभाषा, दूसरा प्रकार, तीसरा संक्षेपण के नियम और चौथा संक्षेपण की परिभाषाएं। अब आता है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इतना तो हम पढ़ लेंगे लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं, 2 या 3। पहला ये हो सकता है कि आपसे संक्षेपण के बारे में परिभाषा पूछा जा सकता है, इसके प्रकार पूछ सकते हैं, इसकी नियम पूछ सकते हैं कि संक्षेपण को लिखने के कौन-कौन से नियम हैं और इसकी कौन-कौन सी विशेषताएं होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है? ये तो वो आपका पहला क्वेश्चन का फॉर्मेट। यदि इसको नहीं पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि एक पैराग्राफ दे देगा आपको। क्या दे देगा? एक पैराग्राफ दे देगा, यानी एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और उस गद्यांश को पढ़ के आपको संक्षेप में लिखना है। इसमें लिखना है, संक्षेप में लिखना है और इसी संक्षेप में लिखने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी विधि को बोलते हैं संक्षेपण। तो 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला, या तो परिभाषा के बारे में, प्रकार के बारे में, इसके नियम, विशेषता के बारे में और आपका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो विधि है क्वेश्चन पूछने का, वो है कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? उसको संक्षेप में करके लिखना है। अब कैसे लिखा जाता है अभी उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर में। यदि हम परिभाषा की बात करें तो संक्षेपण क्या है? संक्षेपण यानी किसी भी चीज को छोटा करके लिखना, संक्षेप में लिखना। जैसे यह परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी गद्यांश को यानी कोई भी गद्यांश है उसको क्या करना है? इस संक्षेप में हमको लिखना होता है। तो किसी भी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से, कौन से रूप से? संक्षिप्त रूप से, सहज भाषा। ये नहीं कि कोई इसमें हम अपने तरफ से उसमें कोई क्या कहते हैं, जटिल भाषा का उपयोग करें। नहीं, कदापि नहीं। एकदम सहज भाषा, सरल भाषा होनी चाहिए। ठीक है? सहज भाषा प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। यानी जब हम लोग गद्यांश, उस गद्यांश को, दिए हुए गद्यांश को संक्षिप्त रूप में सहज भाषा के साथ प्रस्तुत करते हैं तो उसी को कहते हैं संक्षेपण। क्या कहते हैं? संक्षेपण। कोई दिक्कत? तो ये हो गई संक्षेपण की परिभाषा। अब आते हैं संक्षेपण के प्रकार के ऊपर में। आखिर संक्षेपण के कितने प्रकार होते हैं? यदि हम संक्षेपण की प्रकार की बात करें तो संक्षेपण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है धारा प्रवाह संक्षेपण और दूसरा होता है सारणी संक्षेपण। धारा प्रवाह संक्षेपण क्या है? जो अभी आपको हम पहले बताए कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश के को पढ़ के आपको क्या करना है कि उसको संक्षेप में लिखना है, तो वो कहलाता है धारा प्रवाह संक्षेपण। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसआई का हो, एएसआई का हो या फिर यूपीएससी वगैरह या फिर कोई भी पीसीएस, चाहे आपका जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी, तो वहां भी आपको संक्षेपण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां जो संक्षेपण से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका धारा प्रवाह संक्षेपण से पूछा जाता है। यानी आपको एक गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना है? छोटे में यानी उसको संक्षेप में लिखना होता है। दूसरा, यदि आप सीटेट वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे क्या पूछा जाता है कि एक छोटा सा आपको संक्षेपण दिया जाएगा और उसका जो एक लाइन में आंसर पूछा जाता है कि इतने जो हम लिखे इसका मीनिंग क्या है। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग एआई कहते हैं। एआई के बारे में आपको यहाँ पे 5 लाइन दे दिया गया कि एआई है, इसका एक काम होता है इस प्रकार, ऐसे ऐसे, मतलब एआई के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दिया।
ठीक है, और वहां पे एबीसीडी ऑप्शन दिया जाता है कि यह जो कथन है, एबीसीडी जो पांचों ऑप्शन हम दिए हुए हैं, एबीसीडी चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, क्या ये मेरा चारों ऑप्शन ये दिए गए पैराग्राफ से मेल खाता है, यानी यह क्या एआई के बारे में बताता है, सटीक रूप से बताता है। यदि आप उसमें से जो ऑप्शन एआई के बारे में सटीक रूप से बताएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं धारा प्रवाह संक्षेपण। क्या बोलते हैं, धारा प्रवाह संक्षेपण। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा है सारणी संक्षेपण। यहाँ सारणी संक्षेपण आपको नाम से ही स्पष्ट है, सारणी संक्षेपण। कहीं कभी कोई क्या होता है कि एग्जाम में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, पैराग्राफ, और आपको वहां से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपको वहां से छांट के लिखना होगा। तो कहाँ छांट के लिखना होगा, तो आपको एक सारणी दिया जाएगा और इस सारणी में आपको छांट के लिखना होता है। तो जब संक्षेपण को हम लोग किसी भी गद्यांश को जब हम लोग सारणी में उसको लिखते हैं, यानी उसको संक्षेपित करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सारणी संक्षेपण। कोई दिक्कत, तो ये दोनों प्रकार क्लियर हो गया संक्षेपण के प्रकार, यानी धारा प्रवाह संक्षेपण और सारणी संक्षेपण। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो है संक्षेपण के नियम। क्या है, संक्षेपण के नियम। जब संक्षेपण के नियम की बात करें तो बहुत सारे नियमों के ऊपर हम लोग को ध्यान केंद्रित करना होता है। क्या होता है, बहुत सारे नियमों के ऊपर में ध्यान केंद्रित करना होता है। यदि हम संक्षेपण के नियम की बात करें तो प्रमुख 4 नियम होते हैं। कितने होते हैं, 4 नियम। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नियम मिलेंगे, लेकिन मुख्य कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। चारों नियम क्या है, पहले आप सभी को हम लिखाते हैं, उसके बाद एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा संक्षेपण के नियम। संक्षेपण के नियम, संक्षेपण के नियम। पहला में लिखिएगा 1 नंबर, सर्वप्रथम सर्वप्रथम मूल्य गद्यांश को ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़कर पढ़कर उसका भावार्थ समझना, उसका भावार्थ समझना। यानी फर्स्ट नियम क्या कह रहा है कि किसी भी दिए गए गद्यांश को, किसी भी दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके भावार्थ को समझना। आखिर वो गद्यांश किसके बारे में बात कर रहा है। हो सकता है आपके एग्जाम में अभी एआई प्रचलन में है तो एआई के बारे में पूछ सकता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ सकता है, जलवायु परिवर्तन के बारे में, छात्र छात्र जीवन के बारे में पूछ सकता है, अनुशासन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, साहित्य के बारे में पूछ सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि संक्षेपण से रिलेटेड है। तो संक्षेपण संक्षेपण जब इस प्रकार से आपको दिया जाएगा और जब उसके बारे में अध्ययन कीजिएगा, जैसे कि एआई के बारे में बता रहा है, तो अब जब उसको पढ़िएगा आपको लगेगा अंदर से कि यह जो स्टेटमेंट सारा दिया गया है, यानी ये जो मेरा गद्यांश दिया है, ये एआई के बारे में बता रहा है। इसके बारे में बता रहा है, एआई के बारे में। तो आपके अंदर वो सोच डेवलप होनी चाहिए, यानी आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा ये गद्यांश एआई के बारे में है। तो आपको क्या हो गया, उसका भावार्थ पता चल गया, ये एआई के बारे में बता रहा है। कोई दिक्कत। दूसरा लिखिएगा नियम नंबर 2, मूल्य गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें कॉमा शब्दों कॉमा वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। जैसे मेरे पास यहां से यहां तक में 6 से 7 लाइन में गद्यांश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गद्यांश लिखा हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ मुख्य बातें नजर आएगी। क्या होगी, कुछ कुछ मुख्य बातें नजर आएगी। तो आप लोग पेंसिल तो एग्जाम में लेके जाते ही हैं, तो एक पेंसिल आप लोग जिस दिन आपका हिंदी का एग्जाम होगा आप उस दिन एक पेंसिल लेके जाइएगा, और इसमें जो मुख्य बातें होगी जब आप पढ़िएगा इसको, तो जो मुख्य बातें होगी उसको आपको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है। क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। तो दूसरा नियम यही कहता है कि मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, कोई भी शब्द ऐसा हो जो कि इसमें अच्छा आपको लगे, अच्छे तरीके से उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, वाक्यांशों तथा वाक्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। यानी कोई लाइन ऐसे हो सकता है, कोई शब्द ऐसे मतलब वाक्य हो सकते हैं, या फिर वाक्यांश कई वाक्यों का समूह, तो वो आपको बताएगा कि ये जो है इसके अंदर का मुख्य बिंदु है, ठीक है। तो उसको क्या कर लेना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। कोई दिक्कत। दूसरा नंबर नियम क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे नियम के ऊपर। तीसरा नंबर नियम लिखिएगा, आवश्यक और प्रमुख विचारों का
प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। अपनी भाषा में लिखना चाहिए, ये नहीं कि किताबी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जो आपको समझ में आ रहा है अपनी भाषा में उसको लिखना है। ठीक है, प्रमुख विचार जो उसमें दिए होंगे उसको क्या करना है, अपनी भाषा में लिखिएगा। चौथा नंबर नियम लिखिएगा, संक्षेपण में भाषा शैली अन्य पुरुष की होनी चाहिए। अन्य पुरुष की होनी चाहिए। यहाँ पे एक शब्द आया अन्य पुरुष, क्या आया, अन्य पुरुष। हिंदी में हम लोग पुरुष को पढ़ते हैं तो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष से प्रथम पुरुष की बात करें, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, प्रथम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। कोई आदमी ऐसा है जिसके बारे में आप और हम बात कर रहे हैं लेकिन वो सामने में उपस्थित नहीं है, कहीं और है, तो उस जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम मोहन है, मेरा नाम सोहन है, हम मोहन और सोहन दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, राम के बारे में कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, क्या राम यहाँ पे उपस्थित है, नहीं है, तो राम कहीं दूसरे जगह उपस्थित है तो उसको बोलते हैं हम लोग अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। अन्य कहने का अर्थ है कि यदि जहां पे आपको मैं मिलेगा वहां पे आपको वह लिखना है। क्या लिखना है कि गद्यांश में जहां आपको मैं मिलेगा, संक्षेपण में आपको उसके स्थान पर वह लिखना है। क्या लिखना है, वह लिखना है, लेकिन अपने बारे में नहीं, उसके बारे में। इसके बारे में, उसके बारे में। क्यों, क्योंकि जब एग्जामिनर उनका कॉपी चेक करेगा तो वहां पे यदि आप मैं लिखिएगा फिर वो मैं समझेगा, नहीं, वहां पे आपको वह लिखना है, मैं के स्थान पर वह। ये हो गया अन्य पुरुष, कोई दिक्कत। पांचवा नियम लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 5वां नंबर, इसको 5 नियम कर दीजिए और अच्छा रहेगा। 5वां नंबर, कोई भी संक्षेपण रहे, आप जब उसको कोई भी गद्यांश रहे, जब आप उसको पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा मेरा गद्यांश दिया हुआ है वो कितने शब्दों में दिया हुआ है, कितने शब्दों में दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक इतना बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, यहां से लाइनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है। जब इसको हम पढ़े अच्छे तरीके से तो हमको लगा कि ये टोटल 60 शब्दों का गद्यांश है। कितने शब्दों का गद्यांश है, 60 शब्दों का गद्यांश है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका 1/3, क्या करना है, इसका 1/3, यानी इसको 60 से आपको 3 से भाग दे देना है। क्या करना है, 3 से भाग देना है। 3 एकम 3, 20 तिहाई 100, 60, तो कितना आ गया, 20। कितना आ गया, 20। तो यदि कोई गद्यांश आपके पास 60 शब्द का दिया हुआ है तो उसका संक्षेपण आप 20 शब्द में लिखिएगा। कितना शब्द में लिखना है, 20 शब्द में। गद्यांश को पढ़ के संक्षेपण लिखने का सबसे जो मुख्य नियम है वो यही नियम है। क्या है, यही नियम है कि आपको उसका 1/3 लिखना है। कितना लिखना है, 1/3 लिखना है। कोई दिक्कत, ये क्लियर हो गया। तो ये था आपका नियम कि हम लोग को संक्षेपण जब लिखते हैं तो कौन कौन से नियमों का हम लोग को ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी विशेषता के ऊपर में, आखिर संक्षेपण की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो हेडिंग डालिएगा, संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षेपण की विशेषताएं, संक्षेपण की विशेषताएं। फर्स्ट लिखिएगा 1 नंबर में, संक्षेपण सामान्यतः मूल्य गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। वही बात जो आपको बताए हम, 1/3 होना चाहिए, कॉमा यदि संक्षेपण की शब्द संख्या निर्धारित हो, कॉमा तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी यदि उसका शब्द सीमा, जैसे कि आपको बताया कि 60 शब्दों का गद्यांश दिया गया है तो उसको कितने में लिखना है, उसका 1/3 मतलब 20 में लिखना है। जैसे आपको संक्षेप गद्यांश मिला तो आपका पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद समझना है कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जितना गद्यांश आपको दिया हुआ है उसमें शब्द को गिनना है कि कितना शब्द दिया हुआ है। शब्द गिनने के बाद तुरंत क्या कर देना है, उसको 1/3 से भाग दे देना है। क्या कर देना है, 3 से भाग दे देना है, और भाग देने के बाद देख लेना है कि कितना शब्द आ रहा है। जितने शब्द आएंगे उसी में आपको संक्षेपण लिखना है, उतने शब्द में। कोई दिक्कत। दूसरा नंबर नियम लिखिएगा, विशेषता लिखिएगा
इस संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए, यानी व्याकरण का वहां पे आपको प्रभाव दिखना चाहिए, तो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी हिंदी में जो इरर होते हैं, गलती होते हैं, वो आपको वहां पे नहीं करना है, एकदम शुद्ध व्याकरण का उपयोग करना है। ठीक है, तीसरा में लिखिएगा, संक्षेपण में रस रस कोमा छंद कोमा अलंकार कोमा विशेषण मुहावरे इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी संक्षेपण जब आप लिखिएगा तो आपको वहां पे क्या करना है, न तो रस लिखना है, न छंद के बारे में बात करना है, न ही मुहावरा के बारे में, और न ही विशेषण के बारे में। इसीलिए आपके दूसरा लाइन में लिखे हुए हैं कि व्याकरण पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? चौथा लिखिएगा कि संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे एक वाक्य था, इसको यहाँ से हम उठाए तो वही सेम टू सेम फिर एक बार लिख दिए, नहीं, एक गलती नहीं करनी है, यानी एक वाक्य को केवल एक ही बार लिखना है। ठीक है, पांचवा नंबर नियम लिखिएगा, संक्षेपण में तिथियों यानी कोई डेट दिया गया हो तो, कॉमा आंकड़े, कोई फैक्ट यानी आंकड़ा दिया गया हो, ईस्वी सन वगैरह या फिर कुछ भी हो सकते हैं, कॉमा संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। यानी यदि कोई यहाँ पे कोई दिया गया है, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, एग्जाम्पल समझिएगा कि कोई गद्यांश दिया हुआ है जो कि महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे उसका जन्म क्या कहते हैं, जन्म का डेट दिया गया होगा, मृत्यु का डेट दिया गया होगा, उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए, कौन कौन से आंदोलन किए, तो उनके बारे में बात किया गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है, यानी ये आपकी क्या है, ये आपकी आंकड़े हैं। क्या है, आंकड़े हैं। तो इस सबको आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, और इस सबको क्या करना है, संक्षेपण में डालना है, उसमें लिखना है। कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा, छठा नंबर में, संक्षेपण सीधी सरल सहज व्याकरण समस्त तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। यानी एकदम सिंपल सा लैंग्वेज होना चाहिए, ताकि जो आपके कॉपी को चेक कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से उसको समझे। सातवां नंबर लिखिएगा, संक्षेपण को शुद्ध और सहज शब्दों और अक्षरों में लिखना चाहिए। यानी शुद्ध अच्छे तरीके से राइटिंग बना के उसको लिखना है, क्योंकि बड़ी चीजें को आप छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि उसको आप अच्छे तरीके से राइटिंग बना के लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ से कुछ लिख दिए, हम स्पीड में लिख दिए, नहीं। यदि आपका एग्जाम में संक्षेपण के बारे में पूछा जाता है तो आपकी पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम संक्षेपण लिखें। क्या लिखें, गद्यांश को पढ़ के संक्षेपण लिखें। क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखते जाते हैं, तो लास्ट में थोड़ी कलम स्पीड हो जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम फिर मैनेजिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको टाइम मैनेज का ध्यान रखते हुए संक्षेपण यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको आप सबसे पहले लिखिएगा। क्यों? क्योंकि जब पहले जिस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, आपको हम बताए थे पिछले सेशन में कि जो क्वेश्चन आपको सही तरीके से आता है एग्जाम में, सबसे पहले उसको ही लिखना है। ठीक है, तो यदि आप इसको अच्छे तरीके से अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिएगा, तो सामने वाले जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको ऑब्वियसली है कि अच्छे नंबर दे के ही जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी संक्षेपण के बारे में, इसकी परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, संक्षेपण के कौन कौन से नियम है, और संक्षेपण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आज का सेशन आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम यूजी के सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ें, चाहे आपका वो
मेजर हो, माइनर हो, सेफ हो, एमडीसी हो, कोई भी पेपर हो, एईसी हो, ठीक है? यदि आप चाहते हैं कि हम अपने यूजी के पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ें, तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से और वहाँ पे आप अवेलेबल कोर्सेज़ को परचेज़ करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।